आज अपने स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीजन पाए जाते हैं जिन्हें एग्लूटिनोजिन कहते हैं। ये केमिकली ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ब्लड ग्रुप्स में जो मुख्य एंटीजेंस हैं वो ए और बी एंटीजेंस या एग्लूटिनोजेंस पाए जाते हैं जो कि ब्लड ग्रुप की एबीओ सिस्टम को बनाते हैं। एबीओ सिस्टम में क्या है कि ब्लड ग्रुप को अपने 4 भागों में बांटा है: ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के इसमें ग्रुप बनते हैं एबीओ सिस्टम में। एबीओ सिस्टम के अलावा ब्लड ग्रुप्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे RH फैक्टर ग्रुप होता है, MN है, कैल है, लुथेरियन है या डफी है, किड है। कई प्रकार के जो अलग ग्रुप्स आते हैं। तो अपने यहाँ पर करते हैं एबीओ सिस्टम कि ब्लड का जो एबीओ ग्रुप सिस्टम है वो क्या है। एबीओ सिस्टम को अपने समझने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये 2 चीज़ें जो एबीओ सिस्टम की मेन चीज़ है। तो एबीओ सिस्टम को सबसे पहले ए और बी और ए बी जो 3 ग्रुप हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी ग्रुप, इनकी खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने 1900 के अंदर इसकी खोज की थी। जबकि ओ ग्रुप की खोज डी कैस्टिलो एंड स्टुरले ने 1902 में की। लैंडस्टीनर को इस खोज के लिए 1931 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो अब अपने आते हैं इस पे कि ये एंटीजेंस क्या है। तो एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है एंटीजन, जो कि स्तनधारियों के शरीर में पहुंचने पर यह उनके शरीर में उसी एंटीजन के लिए एक विशिष्ट यौगिक यानी एंटीबॉडी तैयार करता है, जिसके साथ वह संयोजित हो जाता है। ये एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन होते हैं। जब ऐसे 2 भिन्न प्रोटीन का संपर्क होता है तो वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी ब्लड क्लोटिंग होती है। तो इस तरह की जो क्रिया है कि ये एक इनमें जो एंटीबॉडी और एंटीजन जो है आपस में चिपक जाते हैं। तो मनुष्य के रक्त कणिकाओं में ए और बी 2 मेन एंटीजेंस हैं। इनमें कोई एक या दोनों एंटीजन उपस्थित हो सकते हैं या दोनों ही अनुपस्थित हो सकते हैं। तो जैसे अगर एंटीजन ए है तो उसका ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो उसका ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो उसका ग्रुप ए बी होगा, और अगर उसमें कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ग्रुप ओ होगा। तो इस तरह इसके आधार पर ये ग्रुप बनाए गए हैं। अपने एक टेबल की सहायता से इस ग्रुप को अपने एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पहले कॉलम में दिया गया है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। सेकंड कॉलम जो है उसमें इनमें पाए जाने वाले एंटीजेंस बताए हैं। तो एंटीजन ए ग्रुप में ए एंटीजन है, बी ग्रुप में बी एंटीजन है, ए बी में ए तथा बी दोनों एंटीजन है और ओ में कोई एंटीजन नहीं है। थर्ड कॉलम में एंटीबॉडी बताई गई है कि इनमें कौन सी एंटीबॉडी रह सकती है। तो अगर ए ग्रुप है जिसमें एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी वो रह सकती है, यानी एंटी बी। बी ग्रुप है जिसमें एंटीजन बी है तो उसमें एंटी ए रह सकती है। ए बी ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटी बी और एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी रह सकती है। तो इसके आधार पर अपने ब्लड किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। तो
उसको अपने, तो इस जो कॉलम है इसमें दिया है वर्ग जिनको रक्त दे सकता है, कि कौन सा आदमी किसको ब्लड दे सकता है। तो जैसे ए ग्रुप यानी जिसके अंदर एंटीजन ए है वो किसको ब्लड दे सकता है, ए ग्रुप को। ए ग्रुप को क्यों देगा कि उसके अंदर एंटी बी है, इसलिए वो उसके साथ उस उनमें ग्लूटिनेशन नहीं होता है। ए बी को दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है कि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो जब कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो इनमें आपस में जो यानी एंटीबॉडी एंटीजन की जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाती, तो इसलिए ये ए बी को दे सकता है। अब बी ग्रुप वाला व्यक्ति जिसमें एंटीजन बी है वो किसको ब्लड दे सकता है, बी ग्रुप को दे सकता है, क्योंकि उसके पास एंटी ए है इसलिए वो बी को दे सकता है। ए बी को दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो ए बी को दे सकता है। ए बी वाला केवल ए बी को ही ब्लड देता है, बाकी किसी को नहीं देता, क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ओ वाला यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, सभी को दे सकता है। जैसे ओ वाला जब कि ओ के अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों है, तो ओ का ग्रुप का जब व्यक्ति ए को देता है जिसमें एंटी बी है, तो एंटी बी यानी ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं हो पाती, इसलिए वो उसको ब्लड दे सकता है। तो इस तरह से ओ ग्रुप जो है वो सभी को ब्लड देता है। अब आते हैं कि वर्ग जिससे रक्त प्राप्त कर सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। ए वाला जो है ओ से ब्लड ले सकता है। अब ओ से ए वाला ब्लड कैसे लेगा, ए के अंदर एंटी बी है, एंटीजन ए है, और ओ के अंदर एंटी बॉडी जो है वो एंटी ए और एंटी बी दोनों है। तो ए के अंदर एंटीजन भी है और ओ से ब्लड लेगा तो उसमें एंटी बॉडी जो है वो एंटी ए और एंटी बी दोनों है, तो भी वो उससे ब्लड ले सकेगा। क्यों ले सकेगा कि जब ओ वाला ए को ब्लड देता है तो ए के अंदर एंटीबॉडी एंटी बी है और इसके अंदर ओ के अंदर भी एंटी बी है, तो एंटी बी तो एंटी बी जो है उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। तो उसकी मात्रा अधिक होने के कारण जो एंटी ए है वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो इसलिए उसको वो ब्लड उससे ले सकता है। इसी प्रकार से बी वाला जो है वो भी उससे ब्लड ले सकता है। तो इस तरह से इसमें ए बी जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है, ओ वाला केवल ओ से ही ब्लड लेगा, क्योंकि अगर वो ए से ब्लड लेता है तो उसमें एंटीबॉडी कि ए के अंदर एंटीजन ए है तो वो एंटीबॉडी ए के साथ मिल करके उसका थक्का बना देगा, यानी ब्लड जो है वो एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से ये ब्लड देने का और लेने का काम होता है। इसके साथ साथ कुछ जीनोटाइप्स भी इनके पाए जाते हैं। तो ए ग्रुप के अंदर जो जीनोटाइप होते हैं वो ए और ए ओ हो सकता है। बी के अंदर जीनोटाइप बी और बी ओ। ए बी का जीनोटाइप जो है ए बी होगा और ओ का जीनोटाइप ओ होगा। तो ये
ब्लड देने का और व्यक्तियों से भी किस तरह से ब्लड किससे दिया जा सकता है, किससे ले सकते हैं, और उनका जो हेरिडिटरी उनका यानी आनुवंशिक रूप क्या होगा, तो वो अपने टेबल के अंदर सारा कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं अपने RH ग्रुप यानी रिहेसिस सिस्टम। 1940 में लैंडस्टीनर तथा विनर ने रिहेसिस बंदर के रक्त में एक एंटीजन की खोज की जो बाद में 85% मनुष्यों के रक्ताणुओं में भी पाया गया। यानी सबसे पहले रिहेसिस बंदर में इसको खोजा गया था, जो कि मनुष्य में लगभग 85% मनुष्य के अंदर भी वो पाया गया। इसलिए इन्होंने इसे रिहेसिस फैक्टर या RH फैक्टर नाम दिया गया। जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन विद्यमान होते हैं उन्हें RH पॉजिटिव यानी 85% लोग RH पॉजिटिव हैं, और जिनमें RH एंटीजन नहीं है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं, यानी लगभग 15% लोग जो है वो RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव और नेगेटिव से भी ब्लड लेने और देने में कठिनाई होती है। RH नेगेटिव व्यक्ति के रक्त में इस एंटीजन के लिए पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं होते, लेकिन कभी कभी उस पर RH पॉजिटिव लाल रक्त कणिकाओं का प्रवासन अर्थात RH नेगेटिव व्यक्ति में RH पॉजिटिव रक्त जब चढ़ाया जाता है तो ये एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं। उस स्थिति में RH नेगेटिव व्यक्ति में जिसमें एंटी RH बन चुका है, कभी भी RH पॉजिटिव खून चढ़ाने पर चढ़ाए गए खून की लाल रक्त कणिकाएँ एग्लूटिनेट हो जाती है और रेसिपिएंट को भारी खतरा उठाना पड़ता है। जब कभी पहली बार RH नेगेटिव व्यक्ति के में RH पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाता है तब उस बार तो कोई हानिकारक प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन दूसरी बार चढ़ाए जाने पर हानिकारक होती है, क्योंकि तब तक रक्त में एंटी RH बन चुका है। तो इसको अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। RH नेगेटिव माता द्वारा RH पॉजिटिव शिशु का गर्भधारण, कंसेप्शन ऑफ RH पॉजिटिव चाइल्ड बाय ए RH नेगेटिव मदर। यदि माता का रक्त RH नेगेटिव तथा उसके जो गर्भ का शिशु है उसका रक्त अगर RH पॉजिटिव हो तो गर्भ में कभी ये कठिनाई हो सकती है। कैसे कि मान लिया उस शिशु की कोई एक लाल रक्त कणिका रक्त प्रवाह के साथ प्लेसेंटा में और फिर वहाँ से किसी प्रकार माँ के रक्त प्रवाह में पहुँच जाती है। यानी RH पॉजिटिव जो बच्चा है उसकी अगर एक भी ब्लड कणिका मदर के RH नेगेटिव वाले खून में पहुँच जाती है तो RH नेगेटिव जब मदर का है तो उसमें पहुँच करके वो एंटीजन तैयार करने लग जाती है, एंटीबॉडी जो है वो बनने लग जाती है, यानी एंटी RH एंटीबॉडी बनने लग जाती है। यह एंटीबॉडी घुलनशील होने के कारण, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में होती है और प्लाज्मा घुलनशील होता है, तो यह एंटीबॉडी घुलनशील होने के कारण माँ के रक्त परिसंचरण से प्लेसेंटा द्वारा शिशु के रक्त परिसंचरण में पहुँच जाता है, यानी मदर से शिशु तक पहुँच जाता है, और तब वह एंटी RH उस शिशु की लाल रुधिर कणिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें नष्ट करने लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में इतनी क्षति होती है कि शिशु की मृत्यु तक हो जाती है और गर्भपात हो जाता है। इस स्थिति को रक्ताणु कोरकता यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है कि जब शिशु का जो एंटीबॉडी
मदर की जो एंटीबॉडी है वो शिशु के ब्लड में आ जाती है, और शिशु का ब्लड जो है वो ग्लूटिनेट होकर के यानी नष्ट होने लग जाता है, और शिशु की मृत्यु होकर के गर्भपात हो जाता है। तो इस तरह की जो स्थिति आती है इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। RH नेगेटिव मदर तथा RH पॉजिटिव शिशु की स्थिति में सदैव ही जटिलताएं आती हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे गर्भ का पहला बच्चा प्रायः अप्रभावित रहता है, लेकिन यदि दूसरा बच्चा जल्दी ही गर्भ में आ जाता है तो जटिलता की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर anti-RH बन जाता है, इसलिए उसमें ये कुछ मदर और फादर के अंदर बताया गया है कि भी किस तरह से पिता जो है वो पॉजिटिव है, माता पॉजिटिव है, संतान अगर पॉजिटिव है तो उनमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। अगर पिता का ग्रुप RH नेगेटिव है, मदर का ग्रुप RH पॉजिटिव है और संतान अगर RH पॉजिटिव है तो भी जो संतान को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो। RH नेगेटिव फादर है, RH नेगेटिव मदर है, RH नेगेटिव अगर शिशु है तो भी नॉर्मल होगा। दिक्कत कहाँ होती है कि RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव शिशु, तब उसके अंदर दिक्कत हो सकती है। यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जो बताई गई है स्थिति वो आ सकती है कि उसके अंदर मदर के अंदर अगर कोई शिशु RH पॉजिटिव की वो चली जाती है ब्लड सेल्स, तो वहाँ पर वो anti-RH बन जाती है, और anti-RH घुलनशील होने के कारण वो शिशु तक आ जाती है और शिशु में आकर के उसके ब्लड को नष्ट करने लगती है। तो ये इस तरह से इसके अंदर अब ये स्थिति हमेशा नहीं होती है कि ये इस जल्दी जब कोई अगर पहली बार में नहीं आती है, पहली बार में बहुत रेयर केसेस में होती है, 2 से 4% केसेस में होती है, परंतु बाद में अगर जल्दी दूसरा गर्भ आ जाता है तो ये स्थिति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ब्लड ग्रुप्स के बारे में था। बाकी अगले उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे।